channel and you are watching Commerce School, right? What you have to do, you have to subscribe the channel and share the video. Okay, let's start our lecture. We are going to study about the further adjustment. I have already told you about some adjustments. Now we will learn about some further adjustment which will help you in making the clear about adjustments and how to make the adjustment tally, right? हमने क्या क्या पढ़ा? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा एंड देन बैलेंस शीट पढ़ा. अभी हम क्या पढ़ेंगे? एडजस्टमेंट्स इन डिटेल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सब एडजस्टमेंट्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट फर्दर एडजस्टमेंट्स. ओके, I have already told you about the adjustment of the debtors. Now we will learn about the adjustment on the creditors. Okay? जैसे डेटर्स पर एक लिस्ट है वो जिसको हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है डेटर्स के लिए, इन द सेम वे क्रेडिटर्स पर भी एक सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा. We will learn about the adjustment on the creditors. Okay? So look here, adjustments on creditors. Okay? Creditors comes at the liability side of the balance sheet, right? तो हम इधर लिखेंगे बैलेंस शीट, liability side comes adjustment, right? Means creditors. क्रेडिटर्स मीन्स हमारी लायबिलिटी है, हमें उन्हें पैसा पे करना, राइट? क्रेडिटर किसे बोलते हैं? जो हमें उधारी पे देते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर. एंड वी आर द डेटर्स टुवर्ड्स देम, राइट? तो हमें उनका पैसा क्या करना है? वापस करना है. तो वो हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई. अब क्रेडिटर्स को सपोज आपको जितने भी पैसे देने हैं और उसके ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट है वो पढ़ते हैं. सबसे पहले मान लो अनरिकॉर्डेड परचेस. आपने क्रेडिटर को ऑलरेडी कुछ पैसे देने हैं और ऊपर से आपने और उधारी पे सामान खरीद लिया तो पैसे देने बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, राइट? तो वो क्या है? अनरिकॉर्डेड परचेस. आपने ऐसे परचेस किए जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करेंगे. और वो भी कैसे परचेस किया? ऑन अ क्रेडिट बेसिस. यू हैव परचेज द गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस मींस योर लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, राइट? मींस अनरिकॉर्डेड परचेसेस. इसको हम क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे और इधर मैं लिखूंगी सेकेंड इफेक्ट. Here I am going to write down the second effect. Okay? सेकेंड इफेक्ट में क्या होगा? आपने एक तो क्रेडिटर्स में ऐड किया, दूसरा आपका परचेस बढ़ गया, राइट? तो परचेस में भी ऐड होगा. परचेस किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट? एडेड टू परचेसेस एंड परचेसेस कम ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट? उसके बाद आता है बिल्स पेबल डिसऑनर. आप कोई बिल पे कर रहे थे लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मींस योर बिल हैज कैंसिल्ड, देन यू हैव पेड नथिंग टू द क्रेडिटर्स, राइट? तो क्रेडिटर्स को देने वाले पैसा वापस से बढ़ जाएगा, लायबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज, राइट? बिल्स पेबल डिसऑनर. आप लोग जो बिल पे कर रहे थे क्रेडिटर्स को, वो बिल पे क्या हो गया? और वो बिल पेबल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया. बिल डिसऑनर्ड होने की वजह से आप क्रेडिटर कुछ भी पे नहीं कर पाए, तो मतलब उतना पैसा वापस से पे करना पड़ेगा हमें. तो लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई. और इसका दूसरा डेट क्या आता है? हम बिल पेबल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. बिल पेबल में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कुछ भी बिल पे नहीं किया, तो बिल पेबल में से क्या हो जाएगा? माइनस. यहाँ पर इसका सेकेंड इफेक्ट है, यहाँ पर हम इसके सेकेंड इफेक्ट लिख रहे हैं, राइट? सेकेंड इफेक्ट में क्या आएगा? माइनस फ्रॉम बिल्स पेबल. बिल्स पेबल से हम क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. बिल्स पेबल किधर आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट? उसके बाद आता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर. अगर हमारे क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो अच्छा होगा, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और साथ में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. किसी को देने थे आपको 10,000 रुपए, तो उसमें से उसने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया या फिर 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको 200 रुपए 500 रुपए कम देने पड़ेंगे. दैट विल बी द प्रॉफिट टुवर्ड्स यू, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स राइट? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया तो उनको पे करने का जो प्राइस है एक्चुअली कम हो जाएगा. फाइनली हमें इतना पे करना पड़ेगा हमारे क्रेडिटर्स को, राइट?
और इसका सेकेंड इफेक्ट आता है कि हमारे लिए प्रॉफिट है, इस वजह से या तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में अगर है तो आप उसमें जाके प्लस कर दो, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में. ओके, एडेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. Discount received come on the P&L account credit side, right? P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट. ओके, सो ये हमारे है एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर. नाउ वी विल लर्न अबाउट द मेनी मोर एडजस्टमेंट्स. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एडजस्टमेंट्स. अब हम देखेंगे आगे की एडजस्टमेंट्स के बारे में, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ वी विल लर्न अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मीन्स, ड्रॉइंग किसे बोलते हैं, पार्टनर्स जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग, राइट. तो अगर मैं मान लो पार्टनर और मैंने फर्म से कुछ विड्रॉ किया तो मुझे इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा. अब फर्म के लिए, पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, राइट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी लॉस फॉर द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट फॉर द फर्म. पार्टनर के लिए लॉस है, इस वजह से पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट की डेबिट में जाता है, और फर्म के लिए प्रॉफिट इस वजह से P&L अकाउंट की क्रेडिट में आता है. ओके, तो ये किधर लिखेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल, या इसका फर्स्ट इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, राइट. तो हमने फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट की किधर जाता है, डेबिट में जाता है. ओके, किस नाम से लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अगर आपके दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है तो दोनों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक ने किया तो एक कॉलम में, आप क्वेश्चन में जैसा दिया जाएगा वैसा करेंगे. ओके, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, इस वजह से P&L अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है. ओके, उसके बाद आता है, हम देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने रेवेन्यू में डाल दिया तो वो नहीं डाल सकते. अब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो अलग अलग कंसेप्ट है. इस कंसेप्ट पे हमारा अगला चैप्टर है, अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल नेचर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रेवेन्यू नेचर. अब जैसे मैं आपको पहले लिख के देती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन revenue expenditure. All right. Example, I will give you example that will make you more clear. Wages paid for. Installation of machinery. Debited to wages account. Means क्या दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दैट एक्सपेंडिचर विच यू आर गोइंग टू इंकर ओनली वन टाइम. ऐसा खर्चा जो आप बहुत टाइम के अंदर एक बार करने वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हो वन टाइम एक्सपेंडिचर है. और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर विच यू, जो आप लोगों को हर बार करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है, या डेली बेसिस पे करना पड़ता है. तो ऐसा खर्चा जो बार बार हो रहा है, रिकरिंग इन नेचर है, तो वो है रिवेन्यू. एंड विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. आपने मशीनरी लेकर आए, मशीन को फिक्स करवाने के लिए, आई मीन टू से इंस्टॉल करवाने के लिए आपने जो लेबर को वेजेस दिए, तो वो किसके ऊपर का खर्चा है, वो मशीनरी का खर्चा है. क्योंकि आप मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए एक ही बार लेबर को बुलाएंगे और एक ही बार उनको फीस देंगे, राइट, वेजेस देंगे. तो वो एक बार का खर्चा है, वो बार बार का खर्चा नहीं है. हाँ, अगर हमने वर्कर्स को, एक आपके पास कोई फर्म है उसमें आप डेली काम करवाते हैं, उनको डेली पैसे देते हैं, वेजेस देते हैं, तो वो अलग कंसेप्ट है. लेकिन आपने मशीनरी एक ही बार इंस्टॉल की तो वो एक ही बार का खर्चा है, तो आपने उसको वेजेस में डाल दिया. तो हमें वेजेस से क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वेजेस से हटाना पड़ेगा, और किधर ऐड करेंगे, वो मशीनरी का खर्चा, तो मशीनरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी. दैट इज द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द मशीनरी. इन द सेम वे हम वेजेस की जगह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बोल सकते हैं. आप मशीनरी को लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं, वो मशीनरी में ऐड होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में नहीं होंगे. ओके, तो इसका एक इफेक्ट जाता है. सबसे पहले हम लिखेंगे वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में.
ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में हमने क्या किया, टू वेजेस में जाकर वेजेस में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वेजेस माइनस वेजेस पेड फॉर मशीनरी। वी विल राइट डाउन मशीनरी, हमने मशीनरी को इंस्टॉल कराने के लिए पे की, इस वजह से इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ओके। और किधर जाएगा ये बार बार एक बार का खर्चा, इस वजह से ये मशीनरी में ऐड होगा, ओके। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम क्या करेंगे, मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी लिखा प्लस वेजेस पेड फॉर मशीनरी, मशीनरी के लिए पे किया, इस वजह से मशीनरी में ऐड हो जाएगा, ओके। ऑलराइट, जब जिस तरीके से आप कैपिटल को रिवेन्यू में डाल सकते हैं, इसी तरीके से आप रिवेन्यू को कैपिटल में भी नहीं डाल सकते, ओके। तो अभी हम देखेंगे पहले हमने देखा कि रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू में डाल दिया, तो रिवेन्यू से हटा दिया हमने। अब जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू में नहीं डाल सकते, इन द सेम वे आप रिवेन्यू को कैपिटल में नहीं डाल सकते, ओके। कैसे, अब देखते हैं एग्जांपल। क्या लिख रही हूं मैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑलराइट। एग्जांपल, repairs on building, repairs on building debited to building account. अब देखो, आप रिवेन्यू मीन्स रिपेयर कैसा खर्चा, बार बार का खर्चा, आप रिपेयर कभी भी करवा सकते बिल्डिंग को, राइट, एज पर यूर विश, पर आप कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन इसको हमने किस में डाल दिया, बिल्डिंग में डाल दिया, ठीक है। बिल्डिंग की इससे वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं, तो इसका क्या करेंगे, बिल्डिंग में से हटा देंगे और रिपेयर में जाके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, या फिर पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आप रिपेयर के नाम से लिख सकते हैं, ओके। तो क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे और क्या करेंगे हम, बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, माइनस रिपेयर्स और क्या करेंगे हम, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिपेयर के नाम से लिख देंगे, ऑलराइट। लिख देंगे टू रिपेयर्स, राइट, ओके। अब जैसे आप ये अभी तो हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में। मीन्स आपने अगर आपने कैपिटल इनकम है, आपने उसको रिवेन्यू इनकम में डाल दिया, तो रिवेन्यू इनकम में नहीं डाल सकते, उसको कैपिटल में ही डालना है, राइट। जैसे आपने कोई असेट सेल किया, असेट हम बार बार नहीं सेल कर सकते, हमारे पास असेट जितना एक बार हमने सेल किया तो एक ही बार इनकम होगा, राइट। तो फिर हम ये सेल हमारे लिए क्या है, असेट है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो फिर वो अगर हमने सेल किया तो उससे हमारा वन टाइम इनकम होगा, और उसको आपने डाल दिया किधर, सेल्स में डाल दिया। सेल्स में तो गुड्स का सेल आता है, राइट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए, कैपिटल इनकम इंक्लूडेड इन revenue income. Example, sale of machinery आपने क्या किया, आपने मशीनरी का सेल किया और आपने किस में डाल दिया, सेल्स में डाल दिया। सेल्स में तो हम गुड्स का सेल डालते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे और मशीनरी में जाके भी माइनस करेंगे, फिर मशीनरी सेल होगी। तो हम कितना लिखेंगे, ये सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। हम लिखेंगे बाय सेल्स माइनस और किधर आएगा ये सेल ऑफ मशीनरी। हम मशीनरी में से भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि मशीनरी सेल हो गई, राइट।
तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिखेंगे हम? मशीनरी लिखेंगे, माइनस लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? ओके, सो इस तरीके से हम कैपिटल को कैपिटल में, रिवेन्यू को रिवेन्यू में डालना, दैट इज द एक्सपेंडिचर और इनकम। ओके, अभी और एडजस्टमेंट्स क्या है? जैसे आप बोल सकते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, जैसे आपके एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, इन द सेम वे गुडविल की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसमें बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो हम गुडविल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, एंड दैट विल बी लॉस फॉर अ फर्म, तो किधर आ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, तो देखेंगे हम गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका इफेक्ट क्या जाएगा? गुडविल इज एन एसेट, राइट? तो किधर लिखेंगे हम? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे हम गुडविल माइनस रिटर्न ऑफ। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट का होता है। ओके, हियर वी विल राइट डाउन रिटर्न ऑफ, ऑलराइट। और गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो मीन्स फर्म के लिए क्या हुआ? लॉस। हो इस वजह से वो किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। हम लिखेंगे तो गुडविल रिटर्न ऑफ अब जिस नाम से ये जितना वैल्यू रिटर्न ऑफ हुआ है उतना ही वैल्यू इधर आएगा, ऑलराइट। उसके बाद हम देखेंगे आपने गुड्स सेल कर दिए लेकिन वो डिलीवर्ड नहीं हुए और आपने अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रखा है, तो क्या करना है इसका, राइट? अभी हम देखेंगे गुडविल गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। Goods sold but not delivered and included in closing stock. अब देखो आपने गुड्स सेल कर दिए, सामने वाली पार्टी के पास डिलीवर नहीं हुए, पहुंचे नहीं, और आपने उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स आपकी जो सामान है वो दिखा रखा है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव एग्जांपल, मेरे पास 15,000 की गुड्स है, उसमें 15,000 का स्टॉक है गुड्स का, और उसमें से मैंने 5,000 की गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। तो वो सामने वाली पार्टी के पास अगर अभी तक नहीं पहुंचे तभी भी मेरे पास से तो गए, तो इस वजह से 15,000 में से 5,000 का गुड्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरे पास कितना स्टॉक बचेगा? 10,000 बचेगा। तो आपने अभी भी 5,000 दिखा रखे गुड्स, तो जो कि सही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक से हमें क्या करना पड़ेगा? वो गुड्स स्टॉक कम करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली के पार्टी के पास नहीं भी पहुंचे तो भी हमारे पास से तो गए, राइट? इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक से क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक कम्स एट द टू साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट? तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में से। क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। हम लिखेंगे इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हम माइनस कर देंगे गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स सेल कर दिए, सामने वाली की पार्टी के पास नहीं पहुंचे, दैट इज अनदर थिंग, राइट? और दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, राइट? हम इधर लिखेंगे गुडविल, सॉरी, इधर लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक और प्लस करेंगे, माइनस करेंगे गुड्स सोल्ड, राइट? अभी अगला है, अगली एडजस्टमेंट है जिसमें हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ब्याज के साथ पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट? और साथ साथ में आपका लॉस हो गया क्योंकि आपने लिया कम था, आपको पे करना पड़ रहा है ज्यादा, तो वो आपकी क्या रहेगा? लॉस रहेगा, इस वजह से आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, आपने लोन लिया है उसके ऊपर आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट। दैट विल बी लॉस फॉर द फर्म, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। हमने लोन लिया
किधर आएगा, एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्या देखेंगे आप, टू लोन, सॉरी देखेंगे हम लोन टेकन, आपने जितना भी लोन की वैल्यू ली उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। और साथ ही में जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो क्या रहेगा, लॉस रहेगा, जिसको हम डालेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। P&L अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ऑलराइट। उसके बाद हम देखेंगे अगर आपने इंटरेस्ट दिया है किसी को, अगर आपने इंटरेस्ट लिया है तो वो लायबिलिटी है, अगर आपने इंटरेस्ट किसी को लोन दिया है तो वो आपकी क्या है, एसेट है, क्योंकि आपको उसका पैसा रिकवर हो जाएगा बाद में, राइट। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, आपने लोन दिया और उसके ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या है, आपके लिए एसेट बढ़ रही है, और साथ में आपका प्रॉफिट और आपका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो वो किधर आएगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। तो हम किधर लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड क्या लिखेंगे हम, लोन गिवन प्लस करेंगे इंटरेस्ट, और किधर आ जाएगा ये इंटरेस्ट जो आपने लोन दिया उसके, वो किधर आ जाएगा, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट हुआ। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है ना सबको, ग्रेट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट या फिर इन्वेस्टमेंट, ये 5 में से कुछ भी दिखे तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कभी भी इंटरेस्ट मिलता है, सपोज आई एम डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट, देन आई विल गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, राइट। सो इट विल बी इनकम फॉर यू एंड इट विल बी द प्रॉफिट दैट योर एसेट्स आर इंक्रीजिंग। इन्वेस्टमेंट तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको ब्याज भी मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ के आएगा, क्योंकि आपको जो ब्याज मिल रहा है दैट इज द प्रॉफिट फॉर यू, राइट। तो किधर आ जाएगा, एक तो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा बढ़ गया, आपको जो रिकवर होने वाला पैसा, जो आपके इनकम रिसीवेबल है वो बढ़ गई, और साथ ही में आपको ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज द प्रॉफिट फॉर यू, तो किधर जाएगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आएगा, हम क्या दिख रहे हैं, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, मीन्स आपने अपना पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फर्म के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किया दैट इज अ ड्रॉइंग फॉर यू, राइट। तो इधर लिखते हैं हम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर्स, ओके। तो क्या करेंगे हम, ये पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ फर्म के, अगर एग्जैक्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं कि फर्म ने कितना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का खर्च हुआ, तो ये निकालने तो पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तभी आपको फर्म के एक्सपेंसेस पता चलेंगे। और दूसरा बिट क्या आएगा, ये ड्राइंग है, पार्टनर जो भी पर्सनली उसके लिए करे दैट इज अ ड्राइंग, तो किधर आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा एज अ ड्राइंग, ओके। तो हम किधर लिखेंगे, ये P&L अकाउंट डेबिट साइड,
क्या लिखेंगे हम, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जितने भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है उसमें से हम माइनस करेंगे पार्टनर ने जो पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किए ड्राइंग माइनस कर देंगे। ओके, और किधर आ जाएगा इसका इफेक्ट, किधर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, क्या लिखेंगे हम, टू ड्राइंग, ये भी एक ड्राइंग है राइट, जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग की होगी उसके कॉलम में हम जाके लिख देंगे, और दोनों ने किया तो दोनों के कॉलम में लिखेंगे राइट। तो ये थी हमारी सिंपल एडजस्टमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हिडन एडजस्टमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे हिडन एडजस्टमेंट के बारे में। हिडन एडजस्टमेंट किसे बोलते हैं, एक होती है सिंपल एडजस्टमेंट, एक होती है हिडन एडजस्टमेंट। सिंपल एडजस्टमेंट विच इज गिवन टू यू बिलो द ट्रायल बैलेंस, एंड हिडन एडजस्टमेंट विच इज गिवन विद इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दी जाती है। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हिडन एडजस्टमेंट से उसके भी दो इफेक्ट होते हैं, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम टैली नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, वेदर इट इज हिडन एडजस्टमेंट और सिंपल एडजस्टमेंट। ओके, तो हम पहले हिडन एडजस्टमेंट के बारे में, एक एक एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हिडन एडजस्टमेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिडन एडजस्टमेंट्स। ओके, तो हिडन एडजस्टमेंट आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किधर दिया जाएगा। सपोज फर्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रायल बैलेंस के, आप लोगों को कहां दिया जाएगा, ये जस्ट अ मिनट, आप लोगों को ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया जाएगा। ओके, क्या दिया जाएगा आपको, सपोज वी आर गिवन दैट 10% बैंक लोन, ओके, 10,000, suppose 40,000, okay, and taken on 1st October 2018। अब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ऐसा मेंशन किया, किधर मेंशन किया, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या मेंशन किया है, 10% बैंक लोन 40,000 टेकन ऑन 1st October 2018। अगर आपने बैंक लोन डायरेक्टली लायबिलिटी में 40,000 लिख दिया तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, जो आपको ब्रैकेट में जब भी दिया जाता है तो उसका मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। और ये जो 10% है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स क्या है, 40,000 आपने बैंक लोन लिया, बैंक से लोन लिया 40,000 का, कब लिया, अक्टूबर में लिया। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को। ओके, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम 31 मार्च 2019 को। तो और आपको 10% क्या पे करना पड़ेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना है। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालना है फॉर ऑन 40,000 अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ। 6 मंथ कैसे हुआ, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ। 6 मंथ्स के लिए हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ओके, सबसे पहले कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर वी विल सी द टू इफेक्ट। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, $40,000 पर 10% फॉर हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ्स राइट। तो कितना आ जाएगा, इधर मैं आपको साइड में कैलकुलेट करके बताती हूँ। 40,000 पर 10% फॉर 6 मंथ्स। ओके, कैसा करेंगे, 12, फिर 2 और 5 को डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, मीन्स 5 4 20 and 00 means 2,000 right। 2,000 will be the rate of interest amount, rupees 2,000। अब सेकंड दो इफेक्ट होंगे इसके, फर्स्ट इफेक्ट एंड द सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन पर राइट। तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, बैंक लोन, कितना बैंक लोन, 40,000 आपने बैंक लोन लिया प्लस इंटरेस्ट, उस पर आपको 2,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है। तो कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा राइट। और जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो 2,000 रुपए पे करने पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो वो क्या रहेगा, लॉस रहेगा फॉर्म का। तो कितना आएगा, पीएनएल अकाउंट की, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड राइट। व्हाट वी विल राइट, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन
टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना है आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन? 2000 रुपीज। तो वो 2000 में हम क्या लिख देंगे? आउटर कॉलम लिख देंगे। ओके, सो दिस इज द हिडन एडजस्टमेंट ऑफ द बैंक लोन। जब भी आप लोगों को ऐसा दिया जाएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट आपको ये अमाउंट और ये रेट और ये पीरियड दिया जाएगा। आपको तरीका ये आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ सेकेंड हिडन एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने बैंक लोन लाइबिलिटी पे देखा, वैसे ही इंटरेस्ट पर। ओके, क्या है सेकेंड एडजस्टमेंट? है सपोज 12% इन्वेस्टमेंट। ओके, आपने किया 12% इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपीज का आपने इन्वेस्टमेंट किया। कब किया आपने इन्वेस्टमेंट? टेकन ऑन 1 जनवरी 2019। ओके, ये आपको कहां पर दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये इन्वेस्ट असेट है। क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में आपको लायबिलिटी दी जाती है और डेबिट साइड में आपको असेट दिया जाता है। ओके, तो अभी क्या कैलकुलेट करना है? इस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, राइट? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको ब्याज मिलेगा 50,000 पर 12% फॉर कितने महीने? जनवरी टू मार्च, राइट? हम 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट बना रहे, तो कितने मंथ्स हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता दी इधर साइड में। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12, राइट? 00 से 00 कट, 12 to 12 कट, कितना बचा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आता है? 1500। ये क्या रहेगा? इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा which is 1500। अब इसके दो इफेक्ट आएंगे। किधर जाएंगे इसके दो इफेक्ट? एक तो आता है फर्स्ट इफेक्ट, आपको जो इन्वेस्टमेंट पे पैसा मिलेगा वो बढ़ जाएगा, और साथ में जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो प्रॉफिट रहेगा। राइट? तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा इसका इफेक्ट। ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है? 50,000 है, प्लस उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ 12%। कितना है? 1500। मीन्स आपको 50,000 की बजाय कितने रुपए मिलेंगे? 51,500 मिलेंगे। और ये जो 1500 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है? आपके लिए प्रॉफिट है। किधर आएगा? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऑलराइट, क्या लिखेंगे हम? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है? 1500। ऑलराइट, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड हिडन एडजस्टमेंट, जो कि हम बोल सकते हैं रेंट। सपोज यू आर गिवन द रेंट ऑन द ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको क्या दिया? रेंट दिया। कितना रेंट दिया आपको? 10,000 रुपये रेंट दिया। और क्या बताया ब्रैकेट में? आपको बताया है फॉर 10 मंथ्स, ऐसा बताया। क्या दिया आपको? रेंट रुपीज 10,000 फॉर 10 मंथ्स। मीन्स व्हाट? तो क्या मतलब आपका? आपने 10,000 रुपये रेंट पे किया। कितने महीने के लिए पे किया? 10 महीने के लिए पे किया। लेकिन हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने के लिए रहता है? 12 महीने के लिए रहता है, राइट? तो आपका 2 महीने के लिए रेंट पे करना बाकी है, मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट है, राइट? तो क्या करेंगे हम? आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स रेंट पे करना बाकी आपकी तरफ से, ओ ओब्लिक एस डिनोट्स एज अ आउटस्टैंडिंग। ओके, तो 10,000 पर 10,000 आपने 10 महीने के लिए पे किया। तो आपने 1 महीने के लिए कितना पे किया? ये निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1,000 पर मंथ, राइट? तो हमें निकालना क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2 मंथ्स निकालना है, राइट? तो हम क्या करेंगे? जो 1,000 आया, अगर आप एक महीने के लिए आप 1,000 पे करें तो 2 महीने के लिए कितना पे करेंगे? 2,000, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू रुपीज 2,000। तो 2,000 रुपए का रेंट पे करना बाकी है। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो रेंट में प्लस हो जाएगा, राइट? रेंट आपने 10,000 पे किया, अभी 2,000 पे करना बाकी, मीन्स आपका टोटल इस साल का खर्चा कितना है? 12,000 है। और 2,000 रुपए आपने अभी तक पे नहीं किया, मीन्स वो आपकी लायबिलिटी है। तो किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट? फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। ओके,
क्या लिखेंगे हम इधर? ट्रेंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे हम? टू रेंट। कितना रेंट? 10,000 रेंट पे कर रहे हैं। अभी भी 2 महीने का रेंट पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट? कितना? 2,000। कितना आ जाएगा? 12,000। इस साल का खर्चा आपका रेंट का नाम का कितना है? 12,000 है। और ये अभी तक पे नहीं किया, इस वजह से किधर जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी क्या लिखेंगे हम? रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। वी विल राइट डाउन आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना आउटस्टैंडिंग रेंट? आउटर कॉलम में लिख देंगे डायरेक्टली 2,000। ऑलराइट, व्हाट हिडन एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे? क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी जाता है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में, दिखेगा आपको इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, कितना दिया? रुपीज 1,200 पेड अप टू 30 जून 2019। देखो, हमारी बैलेंस शीट कब के लिए बना रहे हैं हम? वी आर टेकिंग इन लेट अस अज्यूम कि हम अपना हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 तक के लिए बना रहे हैं। तो आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया वो 1,200 रुपए पे किया, कब तक के लिए पे कर दिया? जून तक के लिए, जबकि अपना पीरियड 31 मार्च को एंड हो जाता है। मार्च टू जून, 6 डिनोट्स फॉर द जून, राइट? तो जून, मार्च टू जून कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स यू हैव पेड फॉर द एक्स्ट्रा। आपने 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो एक्स्ट्रा मीन्स प्रीपेड, ठीक है ना? तो हमें प्रीपेड का अमाउंट निकालना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका मार्च तक के लिए मीन्स आपको ना 12 मंथ से ज्यादा पे करना है, ना 12 मंथ से कम पे करना है। अगर आप 12 मंथ से कम पे कर रहे हैं, जैसे हमने रेंट में देखा, तो वो है आउटस्टैंडिंग, और 12 मंथ से ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो है प्रीपेड। ओके, इधर लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, राइट? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 मंथ्स। इसकी अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1,200 आपने पे किया 3 महीने के लिए, मीन्स 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पे किया, तो 3/12 मीन्स 12 मंथ्स में से कितने महीने के लिए आपने एक्स्ट्रा पे किया? 3 मंथ्स के लिए, राइट? तो कितना आ जाएगा? विकट हो जाएगा, 12 से 12 कट मीन्स 100 आ गया। और कितना आ जाएगा? रुपीज 100 इंटू 3, 300, राइट? तो ये प्रीपेड है। क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस प्रीमियम में से क्या करेंगे? माइनस, और किधर लिखेंगे? असेट में। प्रीपेड कम्स एट असेट साइड, राइट? इसका फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। हम क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम। कितनी अमाउंट है इंश्योरेंस प्रीमियम की? 1,200 रुपए, राइट? माइनस करेंगे प्रीपेड। कितना पे कर दिया आपने? 300 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 900 आपका इस साल का खर्चा था। आपने 300 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, तो वो प्रीपेड है, और आपका इस साल का खर्चा कितना है? 900 है। और ये प्रीपेड किधर आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, एंड इट कम्स एट द P&L अकाउंट डेबिट साइड, राइट? और इधर ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट? क्या लिखेंगे हम? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। राइट? कितना इंश्योरेंस प्रीमियम अपने एक्स्ट्रा पे किया? 300, राइट? तो ये क्या है? असेट है। अभी हमारा एक एडजस्टमेंट बाकी है, जिसके 3 टाइप्स है, मीन्स 3 तरीके से वो आपको दिया जा सकता है। तो मैं आपको तीनों भी समझा के दूंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हिडन एडजस्टमेंट, 5th नंबर। नाउ वी विल सी एडवर्टाइजमेंट। आपने एडवर्टाइजमेंट पे किया, तो उसपे हम प्रीपेड अलग अलग तरीके से निकालते हैं। आपको अलग अलग सिचुएशन के तरीके से दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में, तो आपको कैसे सोल्व करना है, कब कैसे सोल्व करना है, ये हम देखते हैं। ओके, तो क्या है, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में क्या दिखेगा? एडवर्टाइजमेंट। ओके, यू हैव पेड एडवर्टाइजमेंट फॉर ₹4,000, और आप लोगों को क्या दिया है? पेड फॉर 4 मंथ्स। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट 4,000 रुपए पे किया। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना किया? 4,000 का किया। कितने साल के लिए किया? 4 साल के लिए किया।
तो अभी क्या करना पड़ेगा, इस साल का तो ठीक है, लेकिन आगे के 3 महीने के लिए, सॉरी 4 मंथ्स के लिए किया, तो इस महीने के लिए तो ठीक है, जो आगे 3 महीने के लिए किया वो क्या हो गया, प्रीपेड गिना जाएगा, राइट। तो नॉट मंथ्स, इट विल बी रिटन डाउन एज अ ईयर, ऑलराइट। आपने 4 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, तो हमें इस साल का तो ठीक है आपने किया, लेकिन जो आगे के 3 साल के लिए किया वो क्या गिना जाएगा, प्रीपेड गिना जाएगा, ओके। तो अभी हमें क्या निकालना है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, राइट। कैसे निकालेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 1000 पर ईयर। आपका 1 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है, 1000 रुपया। तो 3 साल के लिए हमें निकालना है, क्योंकि 1 साल के लिए तो ठीक है, जो आपने इस साल का किया वो तो खर्चा आपको ठीक है कि करना ही था, लेकिन जो आगे के 3 साल के लिए किया वो क्या गिना जाएगा, प्रीपेड। तो इस वजह से हम बोलेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर 3 ईयर्स, राइट। आगे के 3 साल के लिए तो हम क्या करेंगे, अगर 1000 पे 1 साल का खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का, तो आगे के 3 साल के लिए कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1000, 3000, 3000 रुपए क्या रहेगा, प्रीपेड रहेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट इफेक्ट एंड देन सेकेंड इफेक्ट, ऑलराइट। फर्स्ट इफेक्ट एंड द सेकेंड। इसका इफेक्ट कितना जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, एडवर्टाइजमेंट कितना है 4000, और आपने कितना पहले ही पे कर दिया 3000 फॉर द 3 इयर्स यू हैव पेड इन एडवांस, राइट। 3000 हम क्या कर देंगे माइनस, आउटर कॉलम में आपको इस साल का खर्चा नजर आना चाहिए। इस साल का खर्चा कितना हमारा 1000 है, इस साल का खर्चा, राइट। और ये किधर जाएगा, जो आपने 3000 रुपए जो आपने पहले ही पे कर दिया वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट। हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, कितना 3000, राइट। ये तो हमने देखा, ये एक तरीका एडवर्टाइजमेंट का आपको दिया जाएगा, आपको और 2 तरीके से दिया जाएगा, तो कैसे करना है अभी हम करते हैं, ओके। अभी आप देखिए, अभी जो हमें एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग तरीके से दिया जाता है ट्रायल बिजनेस में, कभी कैसे दिया जाता है, कभी कैसे दिया जाता है। एक तो मैंने जैसे पहले बताया वैसा कि आप लोगों को दिया एडवर्टाइजमेंट रुपीज 4000 पेड फॉर द 4 ईयर्स मीन्स 1000 पर ईयर, राइट। तो आप लोगों ने 3 साल के लिए एक्स्ट्रा पे किया तो वो 3000 था। अभी मैंने यहाँ से अमाउंट हटा दिया, बाकी इफेक्ट ये रहेगा, इसके दोनों इफेक्ट वही रहेंगे, सिर्फ आप लोगों को अलग तरीके से दिया जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बोला पेड फॉर द 4 ईयर्स रुपीज 4000 यू पेड फॉर द 4 ईयर्स एंड व्हाट यू आर गिवन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, ओके। 1 अक्टूबर 2018 मीन्स आपको पे कितना करना है, कितने महीने के लिए पे करना है, 4000 में से आपको सिर्फ 6 महीने के लिए पे करना है, क्योंकि अक्टूबर टू मार्च कितना होता है, 6 मंथ्स होता है, राइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए पे करना है। लेकिन आपने एक तो 3 में से और 6 महीने कितना हो गया, ये 6 महीने के लिए पे करना है, तो 4 साल में से 6 महीने माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 3.5 साल के लिए आपने एक्स्ट्रा पे किया, तो 3.5 साल के लिए एक्स्ट्रा पे किया वो क्या है, प्रीपेड है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 साल में से 6 महीने माइनस कर देंगे। 4 साल में अगर मैं 6 महीने माइनस करती हूँ तो कितना बचता है, एक तो 6 महीने और 3 साल मीन्स 3 साल 6 महीने मीन्स 3.5 साल, 6 महीने मीन्स आधा साल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 साल के लिए मैंने एक्स्ट्रा पे किया। तो कैसे निकालेंगे हम, प्रीपेड, इधर मैं निकालूंगी 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4 साल में से 3.5 साल मीन्स 3.5 ईयर्स यू हैव पेड इन एडवांस, ओके। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 4000 मल्टीप्लाइड बाय, इसका पॉइंट नीचे आ जाएगा मीन्स 4, राइट। 0 से 0 कट, 4 से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर 35, ओके। समझ में आया सबको, एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या है, आप लोगों ने 6 महीने के लिए ही पे करना चाहिए था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि आप लोगों को क्या दिया, अक्टूबर विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, बस उतना ही पे करना था जो आपने एक्स्ट्रा पे किया। 4 साल में से अगर हम 6 महीने माइनस करते तो कितना आता है, 3.5 साल आता है, तो 3.5 मीन 3.5 साल, ओके।
तो कितना आ जाएगा, मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। 4000 में से नीचे 10 और ये 4, 10 कहाँ से आया, ये डेसिमल का आ गया 10 और ये 4 तो ऑलरेडी था ही, 0 से 0 कट, 4 1 जा 4, ये 00 कितना आ जाएगा 35 1 जा 35 और ये 00 कितना आ जाएगा 3500 क्या रहेगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रहेगा, तो ₹3500 क्या रहेगा प्रीपेड। ओके, आप लोगों को ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक पे करना चाहिए। विद इफेक्ट अगर आपको दिया जाता है तो आप क्या देखना कि उतना पीरियड लेना, बस उतना पीरियड आपको पे करना था, बाकी का एक्स्ट्रा है। ओके, तो हम 3500 क्या करेंगे, लिखेंगे इधर 4000 का खर्चा था, उसमें से 3500 आपने पहले पे कर दिया। हमारा एग्जैक्ट इस साल का खर्चा कितना था, सिर्फ 500 रुपए था। ओके, और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर है 4000, यहाँ पर कितना रहेगा, आपने जो प्रीपेड किया कितना एक्स्ट्रा पे किया, 3500 एक्स्ट्रा पे किया। ऑलराइट, उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक और तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि आपको बोला जाएगा एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर द 4 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ओके, हम बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च 2019 को। अभी आप देखना, इधर मैं निकाल के बताती हूँ आपको। प्रीपेड अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4000 अपॉन 4 मीन्स 1000 पर ईयर, राइट। आगे के 3 साल का तो आपने एक्स्ट्रा पे किया ही है, ठीक है ना, 3 साल का 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आपका है ही है प्रीपेड। और साथ में आपको इस साल का भी 1000 पे नहीं करना था, इस साल का 1000 है, ठीक है, इस साल का 1000 है, ये तो है ही है प्रीपेड। और साथ में आपको 1000 इस साल के लिए पूरा पे नहीं करना था, हमें इस साल के लिए कितना पे करना था, एक साल के लिए कितना पे करना था, सिर्फ 3 महीने के लिए, जनवरी टू मार्च कितना आ गया, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने के लिए पे करना था, 3 महीने के लिए, जो कि हमने एक साल के लिए 1000 पे किया, वो हमें सिर्फ 3 महीने के लिए पे करना था। तो 3 1 3 3 4 12 मीन्स कितना आ जाएगा 250 मीन्स 250 तो ठीक है, जो अपनी 1000 में से अगर मैं 250 माइनस करूं तो कितना आ जाता है 750 आ जाता है, राइट। तो वो 750 क्या गिना जाएगा, इसमें गिना जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा, मीन्स 3750 क्या रहेगा प्रीपेड। और आपका जो इस साल का खर्चा है 250 रुपए वो बराबर है। ओके, तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर। हमारा इस साल का खर्चा कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय फॉर द 3 मंथ्स 3/12 मीन्स कितना 250 हमारा, ठीक है। भाई अगर हम 1000 में से 250 रुपए माइनस करें तो कितना आता है 750, 3000 प्लस 750 टोटल 3750 विल बी द प्रीपेड अमाउंट। तो ये कितना जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम कितना लिखेंगे 4000 में से माइनस करेंगे प्रीपेड 3750, आउटर कॉलम में कितना दिखेगा आपको 250, जो कि आपका इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा आपका सिर्फ 3 महीने का था, इस वजह से 250 आएगा और ये 250 कितना जाएगा एसेट साइड में जाएगा। ऑलराइट, अभी हिडन एडजस्टमेंट होने के बाद आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको, अभी आपको मैं कुछ यहाँ पर बातें बताती हूँ, जैसे कि हम पीएफ से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे। पीएफ के 4 कंसेप्ट होते हैं, तो वो ध्यान रखना है। पीएफ मीन्स द प्रोविडेंट फंड। ओके, प्रोविडेंट फंड, फर्स्ट प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मीन्स द पीएफ। ओके, कहां पर दिया जाता है आपको ये पीएफ किधर दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया जाएगा, और आपको ट्रांसफर किधर करना है। पीएफ इज अ लायबिलिटी। पीएफ क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। पीएफ वो पैसा है जो इम्प्लॉय को मिलता है फर्म की तरफ से, राइट। जब भी इम्प्लॉय जाता है तो उसको वो पैसा मिलता है जो इतने सालों में उसने इकट्ठा किया। मान लो मेरी सैलरी है कितनी भी, तो उसमें से थोड़ा पैसा कटता है जो कि मेरे पीएफ में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो वो पीएफ फर्म की क्या है, लायबिलिटी है कि उसे इम्प्लॉय को 1 डे क्या करना है, पे करना है। तो पीएफ के लिए ज्यादा आपको दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, और हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, सॉरी वी विल ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, तो ये किधर ट्रांसफर होगा, इधर मैं लिख देती हूँ ट्रांसफर्ड टू, ओके, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन।
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो आपको दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आप लोगों को ये दिया जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लो मेरी सैलरी से जितना पैसा कटता है उतना ही पैसा फर्म डिपॉजिट करती है खुद की तरफ से, तो वो फर्म का खर्चा हो रहा है, फर्म को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है पीएफ की तरफ से, पीएफ की तरफ भी एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो फर्म के लिए क्या है ये लॉस है, इस वजह से किधर जाता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑलराइट, ये प्रोविडेंट फंड किधर जाता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि वो एम्प्लॉय के लिए हर महीने अपना अपना जितना पैसा एम्प्लॉय का कट होता है उसकी सैलरी में से उतना ही पैसा फर्म डिपॉजिट करती है पीएफ के लिए, तो फर्म को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो इस वजह से फर्म के लिए क्या लॉस है जो कि जाते हैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। थर्ड, प्रोविडेंट फंड एक कंसेप्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई भी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किधर दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। अब इन्वेस्टमेंट जब अब मान लो एम्प्लॉय ने इतने साल 12 साल 14 साल 20 साल काम किया एक फर्म में, तो उसका हर महीने जितना भी पैसा बनता है वो फर्म अपने लॉकर में नहीं रखती, रखती नहीं, अपने पास नहीं रखती, वो बैंक में डिपॉजिट करता है। तो जब तक वो पैसा बैंक में डिपॉजिट है तब तक के लिए वो फर्म के लिए क्या है इन्वेस्टमेंट है। वो बात है कि वो उसको वो पैसा पे करना है, लेकिन वो तब तक के लिए फर्म के लिए क्या है इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, राइट, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट कंसेप्ट है इसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको कहां पर दिया जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखेगा आपको, ये जो कि किधर जाएगा। अभी मान लो बैंक में जितना भी पैसा डिपॉजिट है एम्प्लॉय के नाम का, तो वो उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलेगा तो वो भी पीएफ के साथ फर्म एम्प्लॉय को देती है, तो वो भी फर्म के लिए क्या है लायबिलिटी है। तो हम किस में ऐड कर देते हैं, प्रोविडेंट फंड में ऐड कर देते हैं लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एडेड टू पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। Okay, so these were the adjustment and these were the basic things you must remember in mind while solving the problem. Okay, अभी आप I hope you understand the question, understand all the concept trading account, profit and loss account, partners capital account as well as the balance sheet. Here our balance sheet ends and our I have explained all the concepts. Still you are having any doubt, you can write in the comment. और आप लोगों को अगर ये चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी ये जो लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन के टाइम पे आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, आई विल upload the lectures soon. Okay, I will upload the lectures on the questions also. So till then, take care, goodbye, thank you so much.